जी, जसवीर दोदवा जी, विजेंद्र मल्ला जी, मलिक साहब। भाई ये पीछे से ना है, ये पीछे से कौन आ गया? भाई योगेश वर्धन जी। बस भाई बाकी रुक जाए, बाकी रुक जाए। और मोमेंटों के साथ भी हमारे विधायक बहन निर्मल जी, बहन कविता जी, भाई उमेश शर्मा जी और बड़ी माला के साथ अरे रामविलास जी पीछे देखे भाई, रामविलास जी को मोहनलाल जी, रामविलास जी को बुलवा के जोरदार तालियां स्वागत में। अपनी तरफ से स्वागत है, ये तो सिर्फ अपनी तरफ से सम्मान दे रहे हैं, अपनी तरफ से, इसलिए तालियां जोरदार बजा करके स्वागत करें। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मैं भाई जसवीर दोदवा जी से निवेदन करूंगा कि एक बार सब नेताओं के यहाँ पहुंचने पर स्वागत करें। 1 मिनट का समय। भारत माता की। बहुत ही आदर व सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनकी प्रदेश में नहीं पूरे देश में सादगी की मिसाल दी जाती है, और जो ये कार्यकर्ता आज पहुंचे हैं, ये इस बात का प्रमाण है और ये इस बात को दर्शाते हैं कि जितनी आपकी लोकप्रियता है, ऐसी लोकप्रियता मैंने किसी मुख्यमंत्री की नहीं देखी। आपकी सादगी की पहचान पर और आपके प्रेम से ये सारी बड़ौदा विधानसभा से गांव-गांव से व्यक्ति आए हैं। मैं आपका पूरी भारतीय जनता पार्टी की सोनीपत की टीम की तरफ से यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये सोनीपत लोकसभा की सीट भारी बहुमत से हम आपकी और नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का काम करेंगे। जो ये कार्यकर्ता आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। और जो ये मेरी माताएं बहनें आई हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो महिलाओं को सेंटर में 33% रिजर्वेशन दी है, और जो यहाँ हरियाणा में 50% पंचायत में दी है, ये इस चीज को दर्शाती है। मैं ज्यादा न कहते हुए पूरी बड़ौदा की टीम की तरफ से, सोनीपत लोकसभा की पूरी की टीम की तरफ से सभी अतिथियों का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी। मैं परशुराम सेना से कुलदीप कौशिक जी, अनिल धनाना जी, दीपक वत्स जी, राकेश गंगा जी, राजेश पराशर जी, शिव नारायण जी, श्री नरेश जी, श्री दिनेश जी, श्री गजेंद्र दत्त जी, बस इसके अलावा कोई ना आए, इसके अलावा ना आए पीछे से कोई। माननीय मुख्यमंत्री जी को परशुराम सेना भाई देंगे, साइड में जाओ सर, प्लीज प्लीज, ताकि अगले अगले। इसके बाद सैनी समाज से धनीराम पूर्व सरपंच, राकेश पूर्व सरपंच, राकेश पूर्व सरपंच, संजय सैनी पार्षद, श्री गंगा बिशन जी सैनी समाज की तरफ से भेंट करेंगे। रणधीर लठवाल जी गदा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। इनके बाद सीएम साहब को उमेश जी पटका पहनाएंगे और कविता जी बुके के साथ स्वागत करेंगे। उमेश जी और कविता जैन जी, व्यापार मंडल के विकास जैन जी से, राजू वीरवाणी जी से, श्री अजीत जैन जी से, श्री विनोद जैन जी से भी निवेदन करूंगा
सुरेंद्र जी हल के द्वारा बड़ौदा की पहचान, हरियाणा की पहचान हल लेकर के आ रहे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी को। भाई आगे से हट जाओ भाई लठवाल जी, भाई भाई ऐसे ना करो भाई, जो जिनका स्वागत होता है वो सर। बहन कविता जी, कविता जी आ जाए बहन। उमेश जी अब मैं निवेदन करूंगा संदीप सरपंच बड़ौदा से गदा व मोहन जी को चुनाव लड़ने के लिए जिस साधन की जरूरत है उसकी एक थैली भेंट करेंगे भाई संदीप सरपंच जी, और जसबीर खुराना जी सरपंच दोनों। जसबीर बुलाओ सरपंच को। और थैली नहीं दिखी, दोनों आगे ना। जसबीर प्रदीप दोनों आगे ना। आपका बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद जी। अब मैं व्यापार मंडल मोमेंटो के साथ मंच पर सम्मानित नेताओं का सम्मान कर रहे हैं, तालियां बजा करके उनका स्वागत करें। अशोक नरवाल जी बुक्के के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। आपको अशोक नरवाल जी। हाँ जी, हाँ जी, हो गया जी। योगेश्वर जी हो गया। हाँ सैनी समाज धानक समाज से सुरेश चेयरमैन जी, राकेश बागड़ी पूर्व सरपंच जी, सतबीर ठेकेदार जी, रवि सरपंच जी, उदय भान जी, श्री ईश्वर प्रधान जी जो ब्लॉक के प्रधान हैं। हालू हालू इनके बाद में सोनिया मोर हमारी बहन से निवेदन करूंगा, वो भी बुक्के के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बहन सोनिया मोर जी, बस हो गया, हो गया। अब मैं निवेदन करूंगा जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से पहले बोलना शुरू किया था, बीच में रुके, पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय जेपी दलाल जी से निवेदन करूंगा कि वह आए और हम सबको संबोधित करें। बोलो भारत माता की। भाई हाथ जोर से, दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके जोर से नारा लगाओ, भारत माता की। आज इस किसानों के क्षेत्र में एक किसान के बेटे जिन्होंने नई नई जिम्मेदारी ली है और सैनिक परिवार से भी संबंध रखते हैं, हमारे भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सबसे वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा जी, हमारे विधायक निर्मल चौधरी जी, पूर्व मंत्री कविता जी, यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं मोहनलाल बड़ौली जी, और इस क्षेत्र से जिसके चुनाव के अंदर एक महीना में रह के गया, जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं, भारत की शान है, पद्मश्री अवार्डी हैं, योगेश्वर दत्त जी, हमारे अध्यक्ष जसबीर चौधवा जी, वीरेंद्र मलिक जी, सतीश नांदल जी, जवाहर सैनी जी, प्रदीप सांगवान जी, चेयरमैन मुरलाना, रामपाल चिराना और दादा गोद मलिक, प्यारे बहनों, माताओं, पत्रकार छायाकार साथियों, मुझे आपके क्षेत्र के अंदर जब लोग उपचुनाव था विधानसभा का, एक महीना रहने का मौका मिला। गांव-गांव में मैं गया था और हमने उसके बाद
जो जहाँ जहाँ जल भराव का क्षेत्र था, बहुत सारे गांव थे आपके जहाँ पर हमेशा पानी भरा रहता था, उसकी समस्या का समाधान किया। पहली बार तो ट्यूबवेल लगा करके गांव में किसान का चुहा तोड़ने की कोशिश की। आप पिछले साल देखो, धान की फसल का सबसे अच्छा भाव मिला, किसान ने मेहनत की। आज गेहूं का जो उत्पादन है वो बेहतर हुआ, आप लोगों ने पसीना बहाया है। हम ये नहीं कहते कि हमने इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन हमारी नीतियाँ ठीक रही है किसान के लिए। कृषि का बजट 2014 में पुरानी सरकार के वक्त में 800 करोड़ हरियाणा का होता था, उसको बढ़ा करके लगभग 4000 करोड़ किया। पशुपालन का बजट जो है 4-5 गुना बढ़ाया। नहरों का बजट 4-5 गुना बढ़ाया। बिजली के रेट हमने बढ़ाए नहीं, 10 साल से वही रेट पे बिजली दे रहे हैं किसानों को। 6-7 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी उसमें देते हैं। 14 फसलें हरियाणा अकेला प्रदेश है जो किसान की फसलें खरीदता है, और भारत के अंदर ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जो इतनी फसलें खरीदता हो। आपकी 20 साल से ये मंडी रुकी हुई थी, गन्नौर की हमारी बहन विधायक बैठी है, तो 20 साल से अटकी हुई मंडी थी जिसमें 15-20 हजार करोड़ रुपए तक की लागत आएगी। उसका 3200 करोड़ रुपए का टेंडर लगा करके काम शुरू करा। ये मंडी जब चालू हो जाएगी, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी होगी। इसका फायदा सीधा किसान को जाने वाला है। पशुपालकों के लिए बीमा योजना लेके आए। देश में सबसे ज्यादा पशुओं का बीमा हमने किया, और किसानों के लिए फसल बीमा योजना लेके आए। हरियाणा के अंदर 8200 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना का दिया। 4900 करोड़ रुपए हमने जो प्रधानमंत्री जी के आते हैं 2-2 हजार रुपए, वो किसान को दिए। 4500 करोड़ रुपए जो खराबे के होते हैं वो किसान को दिए। और हमने जो गांव के अंदर रहते हैं छोटे भाई जिनके पास जमीन नहीं है, उनके लिए पशुधन क्रेडिट कार्ड बनवाए। कोई बकरी पाले, कोई भेड़ पाले, कोई गाय पाले, कोई भैंस पाले, 1,60,000 रुपए तक का उसको 4% का पैसा दिलवाया। बहुत सारे काम किए हैं, और बगैर भेदभाव के, बगैर इलाकावाद के, बगैर जातिवाद के काम किए हैं। मनोहर लाल जी ने नीति बना करके काम किया है, और सबसे बड़ा काम यह है कि बगैर खर्ची और बगैर खर्चे के गरीब आदमी के नौकरी देने का काम किया। नौकरियां पहले वाली सरकारों ने भी दी हैं, लेकिन वो नौकरी किसको देते थे? गरीब के पेट वाला बच्चा, गरीब का फर्स्ट डिवीजन वाला बच्चा, उसकी नौकरी को छीन करके मोटी जेब वाला या नेता के रिश्तेदार उस नौकरी को खा जाता था। भाई आज वही लोग हैं जो आपको गुमराह करना चाहते हैं। आज वही लोग हैं जो माहौल बना करके सोचते हैं कि फिर उनका दाव लग जाए, फिर इसी तरह से गरीब के नौकरी को खा जाए, इसी तरह से इलाकावाद जातिवाद पर राजनीति करे। लेकिन मैं एक चीज समझता हूँ, हरियाणा का आम आदमी समझता है कि गरीब का काम किया है तो मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है, मोदी जी की सरकार ने किया है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी चुनाव आते हैं तो एकदम से सोशल मीडिया पर हावी हो जाता है कि अब ये कांग्रेस आएगी, इसमें ये आएगी। 3 महीने पहले जो माहौल था मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, ये लोगों में भ्रम फैला दिया था कि तीनों जगह कांग्रेस आ रही है। लेकिन जब नतीजे आते हैं तो वो ईवीएम पे दोषारोपण वो लोग करते हैं। इन कांग्रेस वालों को एक चीज समझ लेना चाहिए कि गरीब आदमी की, हर आदमी की, कमजोर की, किसान की, मजदूर के दिल में मोदी जी बसे हुए हैं। इनके दिल में भारतीय जनता पार्टी बसी हुई है। और यही तो मैं एक चीज कहता हूँ कि जहाँ आप देखते हैं अच्छी तरह से कि किस तरह से कश्मीर का हाल था, किस तरह से वर्दी में सैनिकों की बेइज्जती की जाती थी, किस तरह से पत्थर मारे जाते थे, हम नीची गर्दन करके हमारे भाइयों को देखते थे। आज वो इलाज उसका समाधान कर दिया है, और आने वाले वक्त में दुनिया के सबसे बड़ी महाशक्ति भारत होगा। आने वाले वक्त में दुनिया के अंदर भारत का डंका बजेगा। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता,
मैं तो आपको धन्यवाद अदा करता हूं, क्योंकि एक महीना मैं आपके बीच में बाई इलेक्शन में रह के गया था और मैं समझता हूं ये वीरों की भूमि है, किसानों की भूमि है। आप सही फैसला करेंगे और मोहनलाल बड़ौली को लोकसभा के अंदर वोट दे करके कामयाब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मैं जैसा कि आपको पता है कि गर्मी बहुत है और भारतीय जनता पार्टी के पास लीडरशिप बहुत लंबी है। पिछले 1.5 घंटे से हम लगातार बोल रहे हैं। जो देरी से कुछ हमारे नेता है उनसे मैं माफी चाहूंगा कि मैं समय मैनेज नहीं कर पा रहा हूं। मैं हाथ जोड़ करके बहन निर्मल चौधरी जी से, भाई उमेश शर्मा जी से, बहन कविता जैन जी से, भाई सतीश नंदन जी से, भाई योगेश्वर दत्त जी से हाथ जोड़ करके इस समय मांगता हूं। और मैं भारतीय जनता पार्टी की पहचान, जिनको देख करके भारतीय जनता पार्टी में हम सब बड़े हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जिनके नेतृत्व में काम किया, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की पहचान देश विदेश में जिन्होंने एक तरह से कुश्ती के जरिए अपनी एक पहचान बनाई, बड़ौदा में शानदार लड़ाई लड़ी। मैं रामराज जी के बोलने से पहले मैं भाई योगेश्वर दत्त जी से एक बार कहूंगा कि आए हुए सभी नेताओं का स्वागत करें। भारत माता की ना, बस आवाज नहीं आया, थोड़ी ज्यादा तेज बोल लो। भारत माता की, भारत माता की। यहाँ मंच विराजमान हमारे लिए बड़े आदरणीय है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी बड़े भाई मोहनलाल बड़ौली जी, माफी चाहूंगा जी, 2 मिनट मिल रही है नाम नहीं। हमारा सभी वरिष्ठ मेरे पार्टी कार्यकर्ता, मेरे बड़े पूजनीय आदरणीय, मेरे सामने बैठी मेरी मातृ शक्ति, मेरे बड़े बुजुर्ग युवा साथी, सबको मेरी राम राम। और आप सबको पता है कि आप आज यहाँ पे किस लिए इकट्ठा हुए हो। आप आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हो 25 मई के लिए, जब यहाँ पे वोटिंग होगी। और आपको बस एक ही चीज दिखाई देनी चाहिए, कमल का फूल, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोहनलाल बड़ौली जी को देके भेजा है। और आपके सामने हमारे मुख्यमंत्री आप सभी से अपील करने आए हैं कि पिछली बार की तरह इस बार भी 3 या 4 लाख वोटों से आगे कमल खिलना चाहिए, 10 की 10 लोकसभा सीटें में जीतनी चाहिए। और हमारा एक ही मिशन है, एक ही चीज हम देखते हैं, भारत माता हिंदुस्तान। और हमारी ये लड़ाई किसी से नहीं है जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, पाकिस्तान के समर्थित है, चाइना के समर्थित है, उनके साथ ये लड़ाई है, किसी के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई धर्म की लड़ाई है। इसलिए आप सभी जी जान से 25 मई को अपना कीमती समय निकाल के वोटिंग करिए और ज्यादा से ज्यादा मतों से मोहनलाल बड़ौली जी को विजय बनाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आम पार्टी छोड़ करके, आम पार्टी के ब्लॉक के प्रधान विजय शर्मा जी आम पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं एक बार पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाई नायब सैनी जी से निवेदन करूंगा कि उनको पार्टी का चिन्ह देकर के उनका पार्टी में स्वागत करें। उनके बाद पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, जिनकी आवाज हरियाणा भर में गूंजती रही, विधानसभा में गूंजती रही, पार्टी के अनेकों पदों पर काम करने वाले सैनी समाज के धनीराम जी पूर्व सरपंच, राकेश जी पूर्व सरपंच, राकेश जी पूर्व सरपंच, संजय सैनी पार्षद, गंगा बिशन जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं रामविलास जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और आए हुए हमारे बड़ौदा विधानसभा के सभी परिवार के सदस्यों को संबोधित करें। भारत माता की। भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज में उपस्थित हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के
समर्पित कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता, मेरे अजीज हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, हमारे लाडले उम्मीदवार हाँ मीडिया लाइन में तो है कट कर लेंगे। हरियाणा के लाडले, आपने राय से विधायक बनाया, पार्टी के प्रदेश में महामंत्री बने और आज लोकसभा के लिए एक सरल स्वभाव के श्री मोहनलाल जी बड़ोली हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री रहते हुए किसानों को मुआवजा दिया। सफल कृषि मंत्री के बाद आज हरियाणा सरकार में वित्त मंत्री श्री जयप्रकाश जी दलाल, राजस्थान से पधारी मेरे पड़ोस से 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रही, 2 बार विधायक रही सूरजगढ़ से मेरी बहन संतोष सहलावत, मेरे पड़ोस झुंझुनू से एमपी बनने वाले चौधरी शुभकरण जी, हमारे बैकवर्ड के बहुत लोकप्रिय चेहरा खरकड़ा गांव के रहने वाले मेंबर पार्लियामेंट चौधरी रामचंद्र जांगड़ा जी, हमारी गन्नौर से विधायक निर्मला जी, मेरे साथ मंत्री रही मेरी बेटी कविता जैन, हमारी पार्टी हरियाणा के प्रदेश के उपाध्यक्ष सतीश नांदल जी, मलिकों की खाप के अध्यक्ष दादा बलदेव मलिक जी, और यहाँ मंच पर उमेश शर्मा जी, इस विधानसभा से योगेश्वर दत्त, भैंसवाड़ वाले सुन लो, इनके इस योगेश्वर दत्त का भी कंपार्टमेंट टूटेगा। आज हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए। मेरा इस इलाके से पुराना लगाव है। पंडित लक्ष्मी चंद के जमुना किनारे जाटी वाले सुन लो, बड़ोली वाले सुन लो, मलिक सुन ले, तैया सुन ले, और जींद में सफेदों के मुआना सिंघाना वाले सुन ले। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं, गदे तमन इसमें मामूली चुनाव मान लो। ये धर्म युद्ध है, ये वही युद्ध है। एक तरफ राम भक्त हैं, एक तरफ राम द्रोही हैं। इस मंच पर बैठे हुए तमाम लोग हम कार सेवक बनकर के अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए हमने कार सेवकों पर जब गोली चली तो जेल के दरवाजे से वो खुड़का सुना था। हम नारा लगाते थे। ये महावीर गुप्ता सबसे पुराना कार्यकर्ता बैठा है, किशन चंद सांगवान जो आपने 2-2, 3-3 बार एमपी बनाए, उनका बेटा प्रदीप सांगवान यहाँ पर बैठा है। तो हम नारा लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कांग्रेस के लोग मजाक उड़ाया करते, मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे।
ये पत्रकार छायाकार मित्र बहुत समझदार लोग बैठे हैं। हमने 22 जनवरी 2024 को दिव्य मंदिर भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होने वाले हैं, ये निमंत्रण पत्र लेकर के गए। ये पत्रकार छायाकार मित्र जानते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने कहा बाद में तो वो क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में गए थे, कांग्रेस में कोई राम भगत तो रह नहीं सकता, ये तो रामद्रोहियों की पार्टी है। प्रमोद कृष्ण ने कहा कांग्रेस के लोगों, एक पाप तुमने पहले कर रखा है, तुमने राम जी के बारे में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे रखा है कि राम नाम का कोई महापुरुष हुआ नहीं। और दूसरा पाप ये निमंत्रण का बहिष्कार करके मत कर देना। तुलसीदास जी ने लिख दिया कि जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, ताकि मति पहले हर ले ही। इन्होंने रामलला प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया। वाह नरेंद्र मोदी, आप धन्य हैं, आपके पूज्य पिता दामोदर दास जी धन्य हैं, आपकी पूज्य मां हीराबा धन्य है। 500 साल की हमारी लड़ाई को बाबर आरामजादे ने, मीर बाकी ने हमारे भगवान के मंदिर को तोड़ा था। पुजारी लड़े, संत लड़े, समाज लड़ा, 1,14,000 कुर्बानियां दी और आखिर में इस समाज की भावनाओं का आदर किया नरेंद्र भाई मोदी ने। आपने 11 दिन नारियल के पानी पर रह करके साष्टांग प्रणाम करके रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। हमारे बहादुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृष्ण कन्हैया ने मथुरा में कंस को मार दिया। मथुरा को अपवित्र समझ करके द्वारका नगरी बसाई, अब वो द्वारका समुद्र में है। वारे बहादुर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, आपने मोर का पंख लेके समुद्र के अंदर जाकर के कन्हैया की पूजा अर्चना किया। ये इटली वाला भांजा, ये इटली वाली भांजी हम राम भक्तों का, कृष्ण भक्तों का मजाक उड़ाते हैं। अब वायनाड में शहजादा भाग रहा है, पहले गंगा जमुना किनारे से भगाया था अमेठी से, अब वायनाड में हार दिखाई दे रही है। अब फिर से अफवाह फैला रहे हैं कि हम भी रामलला के दर्शन करने जाएंगे। वहां के संत कहते हैं तुमसे रामलला पूछ लेगा कि तुमने एफिडेविट दे रखा है। हमारे आज इस बड़ौदा विधानसभा में बड़ी ब्राह्मण के इस पावन पवित्र धरती पर पहुंचे इस हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते आज पूरे हरियाणा प्रदेश की सेवा करने का जो संकल्प लेकर हमारे बीच में इस लोकसभा में हमें आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। आज मैं आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ये चुनाव आपका है। आपने ये चुनाव को लड़ना है। जिस गर्मजोशी के साथ आप सबने यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित होकर
हमारे विचार और हमारे आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन करते हुए एक निवेदन करूंगा कि आने वाली 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल का बटन दबाकर आप अपने भाई को, अपने बेटे को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करेंगे। मैं दिन रात आपकी सेवा करने का काम करूंगा, आपके मान सम्मान को बढ़ाने का काम करूंगा और सोनीपत के विकास की जो भागीदारी है मजबूती के साथ, चाहे हरियाणा प्रदेश से हो, चाहे केंद्र सरकार से हो, जितने भी विकास के काम आपके लेके आने का प्रयास करूंगा। और आज हमने अपने मुख्यमंत्री जी को सुनना है, काफी देर से गर्मी में बैठे हैं। बाकी राजनीतिक भाषण ना देते हुए निवेदन करूंगा कि जो मोदी जी ने एक राम राम आपके लिए भेजी है, जो मोदी जी ने नारा दिया आपकी बार 400 पार और तीसरी बार मोदी सरकार, ये 2 नारे जरूर आपसे लगवाऊंगा। निवेदन करूंगा, सभी बोलेंगे अब की बार, जोश के साथ, अब की बार, अब की बार, तीसरी बार, तीसरी बार मोदी सरकार और मोदी जी की राम राम, मोदी जी की राम राम। ये मोदी जी की राम राम। आपने आने वाली 25 मई को भी जब वोट डालने जाए तब हर आदमी को याद कराना है और कमल के फूल का बटन दबाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। यही निवेदन प्रार्थना करने आपके बीच में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मोहनलाल जी का बहुत बहुत आभार। अब मैं जिनको आपके बीच में बुलाऊंगा, जिनको सुनने के लिए ब्राह्मण के जो नाम बोला था ना अशोक प्रधान, वो पंचायत पूरी टीम एक बार आ जाए जल्दी कर। स्वागत के लिए वो पंचायत, पूरी और पंचायत बड़ी ब्राह्मण की जो एक बार अशोक प्रधान जी हमारे ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष हैं, सोनीपत जिला के, सोनीपत जिले के सभी पूरी टीम एक बार आ गए। जोरदार तालियां बजा करके इन्होंने पूरा संस्थान अपने को एक प्रोग्राम करने के लिए दिया और पूरा सहयोग 2 दिनों तक हमने इनसे जो भी मांगा वो सहयोग हमें ये करते रहे। हम इनका बहुत बहुत, धर्मवीर जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, जिनका हम सुबह 10 बजे से इस कड़ी गर्मी में बैठ करके इंतजार कर रहे हैं, हरियाणा के ईमानदार, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित लोगों के मसीहा, हरियाणा की आवाज, गरीबों की पहचान, मोदी जी के प्रिय सांसदों में से एक, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए कभी समय नहीं मांगना पड़ा, प्रधानमंत्री जिनको नजदीक से काम करते देखा, ऐसे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने बीच में आए और हम सबको संबोधित करें। तालियां बजा करके आप उनका जोरदार स्वागत करें। भारत माता की, बड़ौदा की आवाज, ये बड़ौदा की आवाज, ये बुलंद आवाज है और बड़ौदा जहां खड़ा हो जाता है तो फिर खड़ा हो जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये आवाज उनके कानों तक जाए कि बड़ौदा की सरदारी बलि ब्राह्मणान में इकहत्तर आई है। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। हमारी माताओं की आवाज कम है और माताओं के लिए तो मोदी जी ने गजब के काम किए। पहले माताओं की आवाज सुनेंगे हम, माताएं बोलेंगी, फिर मेरे पिता समान बुजुर्ग बोलेंगे। भारत माता के, भारत माता के। अब इधर से बोलेंगे भारत माता के, अब इकट्ठे बोलेंगे भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं मंच पर बैठा था, एक विशेष व्यक्ति ने आप सबको राम राम कहा है। आप देख रहे थे, मेरे पास फोन आया, मैं बात कर रहा था और वो कह रहे थे कि
मैंने हरियाणा में आना है। हमारे राजस्थान के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी, उनका फोन अभी मंच के ऊपर आ रहा था और उन्होंने आप सबके लिए राम राम कहा है, कहा मेरी हाजिरी लगवाई दिएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं जी बगा, हाजिरी लगवाएंगे आपकी, और वो आएंगे भी हरियाणा में। मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिनको कमल का फूल दे करके बड़ौदा की सरदारी के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है, और आज मोहनलाल बड़ौली जी बड़ौदा की सरदारी के बीच में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। जोरदार ताड़ियों से, जोरदार ताड़ियों से मोहनलाल जी को आप अपना आशीर्वाद दें। मंच पर विराजमान मेरे मंत्रिमंडल में बहुत ही वरिष्ठ मंत्री आदरणीय जेपी दलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ाने का पूरा जीवन उन्होंने कार्य किया, ऐसे आदरणीय रामविलास शर्मा जी, हमारे बीसी समाज के बहुत ही वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद आदरणीय रामचंद्र जांगड़ा जी, गन्नौर की हमारी लोकप्रिय विधायिका श्रीमती निर्मल चौधरी जी, लोकसभा के हमारे प्रभारी श्रीमती संतोष सहलावत जी, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री पूर्व में मंत्री आदरणीय कविता जैन जी, जिला के अध्यक्ष जसवीर दोदवा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सचिव पंडित उमेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के उपाध्यक्ष सतीश नांदल जी, इस क्षेत्र से जिन्होंने यहाँ पर आप सबके आशीर्वाद से चुनाव लड़ा, और हमारे भारत के आइकन अर्जुन अवार्डी पहलवानों में जिनकी दबंगता है, ऐसे हमारे योगेश्वर दत्त जी, हमारे जिला के इस लोकसभा के संयोजक जवाहर सैनी जी, निशान छोकर जी, नवीन मंगला जी, रामफल छिड़ाना जी, फूल खरब जी, तीर्थ सिंह राणा जी, परमवीर जी, विजेंद्र मलिक जी, अशोक बनवासा जी, और मंच पर विराजमान पार्टी के सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता और नेतागण, और बलि ब्राह्मणान के इस मैदान में बड़ौदा की सरदारी, आज जो सम्मान आप लोगों ने दिया है, सर के ऊपर जो सम्मान की पगड़ी आप लोगों ने रखी है, ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान बड़ौदा की सरदारी का है। मैं दोनों हाथ जोड़ कर करके, सिर नवा करके आप सबको प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। चुनाव चल रहा है, 25 मई को हम सब ने इस देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव करना है। ये छोटा चुनाव नहीं है, इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं, और इसको लेकर के हमारे गांव के अंदर भी, हमारी चौपाल के ऊपर भी, हमारे वार्ड में भी मंथन चलता है, और इस बात की चर्चा करते हैं कि देश कैसे आगे बढ़े, उसको लेकर के मंथन करके एक बड़ा निर्णय देश की सरदारी लेती है। और भाइयों, जब 2014 से पहले की स्थिति थी, अगर उसको देखें, देश के अंदर भ्रष्टाचार, देश के अंदर लाइनें, देश के अंदर गैस का सिलेंडर लेना होता था 3 दिन में उपलब्ध होता था। अब गर्मी का मौसम है, इस टाइम तो भाई बिजली देखने को भी नहीं मिलती थी,
मुझे तो ध्यान में है कि जब दोपहर होता था मंचा उठा करके कोई न कोई बड़ा पेड़ देखते थे कि उसके नीचे दोपहरा काटना है। ये हालत कांग्रेस के समय में थी और कांग्रेस के लोगों ने भाइयों भ्रष्टाचार के अंदर तो विश्वास था परंतु विकास के अंदर विश्वास नहीं था और इस कारण से देश के लोग आहत थे। देश के लोग सोचते थे कि कैसे कांग्रेस से छुटकारा मिले और कोई ऐसा नेतृत्व आए जो इस देश की डगमगाती हुई नैया को वो पार कर सके। और भाइयों आप लोगों ने 2014 में नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास किया। मुझे यह बताते हुए आप लोगों के बीच में यह बड़ी खुशी भी हो रही है। आदरणीय रामविलास जी बोल रहे थे कि कांग्रेस को राम नाम सत्य बोलना है, ये कहना है और आज उस दिशा के अंदर जा भी रहे। रामविलास जी की बात वो सत्य हो रही है। 2014 में मैं देख रहा था भारतीय जनता पार्टी एनडीए भाइयों 543 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी 464 सीटों पे चुनाव लड़ी। जब 2019 का चुनाव आया भारतीय जनता पार्टी आप सबके आशीर्वाद से 543 सीटों पे चुनाव लड़ी। कांग्रेस पार्टी भाइयों 421 सीटों पे चुनाव लड़ी और मुझे खुशी है देश ने भारतीय जनता पार्टी को 2014 में 282 सीटें दी, एनडीए को 325 दी। जब 2019 का चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी को 5 साल के बाद आप लोगों ने 303 सीटें दी और एनडीए को 353 सीटें देने का काम किया है। और भाइयों आज मैं देखता हूं आज 2024 आज कांग्रेस मात्र 272 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और सरकार बनाने का दम भर रही है। भाइयों कैसे 272 सीटों पे सरकार बना सकती है? 272 सीटें तो चाहिए जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए, तब जाकर के वो सरकार बनती है। परंतु चुनावी 272 पर लड़ रहे हैं तो कैसे भाइयों वो सरकार कदम भर रहे हैं। वो इधर उधर देख रहे हैं, घमंडिया गठबंधन की तरफ देख रहे हैं और सभी लोग अपनी अपनी डफली अपना अपना राग भाइयों बजा रहे हैं, वो भी हम देख रहे हैं। एक मेरे ध्यान में कहावत आती है जो घमंडिया गठबंधन की है। वो घमंडिया गठबंधन की कहावत इस प्रकार की है, कुछ लोग नाव के ऊपर बैठ करके जा रहे थे, एक व्यक्ति उनके बीच से उठा और उठ करके अलग बैठ गया और अलग बैठ करके नाव में छेक करना शुरू कर दिया। और जब दूसरे लोगों ने उसको देखा कि ये नाव में छेक कर रहा है, उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, ये नाव डूब जाएगी, इसमें पानी भर जाएगा। और वो कहने लगा ये तो मेरी जगह है, आपने क्या लेना, मैं छेक करूं कुछ भी करूं, उनको देश से कोई मतलब नहीं है, देश के लोगों से कोई मतलब नहीं है, उनको तो सिर्फ मतलब है कि भ्रष्टाचारियों को कैसे बचाया जाए, इस परिवार को कैसे बचाया जाए। भाइयों इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी देश से कोई मतलब नहीं है। अभी मैं बताना चाहता हूं हमारे यहाँ कहावत है, कई बार बुजुर्ग बोलते हैं ना, कहा उस सुनने का क्या फायदा जो सुनना कान को फाड़ दे। ये बुजुर्ग बोलते हैं, बुजुर्गों की कहावत है। भाइयों रामविलास जी कह रहे थे हमारे ब्रह्मचारी जी हमारे भी मित्र हैं, परंतु ऐसी पार्टी के अंदर चिपट गए जिसने देश को लूटने का काम कर रही है, जो देश के अंदर दंगे कराने का काम करती है, उसका इतिहास हमारे सामने है। हम देखते हैं एक वोट के लिए
भाइयों, उनके पास कोई नीति या कोई विजन नहीं है। इस देश के लिए अगर कोई नीति विजन है कि लोगों को लड़ाओ और लड़ा करके भय पैदा करो, भय पैदा करके वोट बटोरने का काम करो, ये कांग्रेस की नीति है और इसको हम लंबे समय से देख रहे हैं। भाइयों, चाहे 84 के दंगे की बात है, 84 के अंदर किस प्रकार के दंगे हुए मुझे ध्यान में है। अटल बिहारी वाजपेयी जी आज इस दुनिया में नहीं है। अरे उस समय के अंदर ये सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। जब 84 के दंगों में सिखों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, अटल जी एक कमरे के अंदर थे, उनके पास देखा नहीं गया। अटल जी लाठी लेकर के बाहर निकले कि कौन है जो इनके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है, पहले मेरे ऊपर हाथ उठाए, फिर मैं इनके ऊपर कोई अगर हिम्मत रखेगा, जब मैं मेरी लाश से गुजरेगा तो मैं फिर इनके आगे जाने दूंगा। भाइयों, ऐसा व्यक्ति तब था, ऐसा नेता था जिनके अंदर पीड़ाएं थी, परंतु ये लोग देश को तोड़ने के लिए कैसे कैसे लोगों के बीच में जाकर के समर्थन करते हैं। भाइयों, हमने वो समय देखा है, ये धारा 370 कितने लंबे समय से जिसकी रामविलास जी ने बात की है। अरे उन कश्मीरी पंडितों के ऊपर क्या अत्याचार कांग्रेस ने किए। अरे वो व्यक्ति, वो यासीन मलिक जिसने कश्मीर की घाटी में तबाही को मचाया, और भाइयों वो व्यक्ति दिल्ली के अंदर पोस्टर लगाता है और वो बोलता है कि कांग्रेस को वोट दें। इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण कांग्रेस के लिए कोई बात नहीं हो सकती। भाइयों, जिन्होंने वहां कश्मीर की घाटी को खाली करने का काम किया है, और वो व्यक्ति, वो ऐसा जो अलगाववाद की नीति को अपनाता था, जो पाकिस्तान के इशारे के ऊपर चलता था, पाकिस्तान के इशारे के ऊपर भारत में आतंकवाद फैलाने का काम करता था, और ये पोस्टर लगा करके बोलता है कि कांग्रेस को वोट दें। अरे किस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं, देश की क्या दुर्दशा करना चाहते हैं। भाइयों, इस बात को हमने समझना है कि आज नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यह देश सुरक्षित है। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में आज बड़ौदा की सरदारी के बीच में एक बात कहने के लिए आया हूँ कि समय कम है, आज 7 तारीख है, मात्र हमारे पास 18 दिन शेष हैं, और ये 18 दिन में ये संकल्प लेने के लिए आया हूँ कि प्रधानमंत्री जी अगर मेरे को पूछे, मैं ये बात कह दूँ कि बड़ौदा की सरदारी ने कह दिया है कि मोहनलाल बड़ौली सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके कमल का फूल लेकर के आपके पास आएंगे। ये बोल दो ना, पिछले वालों की आवाज नहीं आ रही मेरे तक, बोल दो। भाइयों, मोहनलाल बड़ौली मेरा भाई है, मैं आज भी पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मेरे साथ ये महामंत्री है। भाइयों, मैं आप लोगों को आज विश्वास दे करके जा रहा हूँ कि बड़ौदा के लिए कोई भी काम होगा, आपका बेटा, आपका भाई चंडीगढ़ में बैठा है, कभी भी आकर के मिल सकते हैं। आपको पूछने की जरूरत नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आकर के मेरे को मिल सकते हैं। अरे हमारी ड्यूटी है, आप लोगों ने हमें बैठाया है, और जो भी आप लोग काम कहेंगे उन कामों को पूरा करने की जिम्मेवारी ये आपके बेटे की है, आपके भाई की है, मिलकर के करेंगे ना। मैं और मोहनलाल बड़ौली जी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। आप एकजुटता से खड़े हो जाइए। ये लोग अफवाह फैलाते हैं, ये कांग्रेस के लोग आजकल तरह तरह के सोचे छोड़ते हैं। अरे अभी एक झूठ बोल दिया राहुल गांधी ने, और कहने लगा कि मैं 1 लाख रुपया गरीब के खाते में पहुंचाऊंगा। अरे भले आदमी थे, कैलकुलेशन तो ठीक कर लेना, तय 1 लाख कैसे पहुंचा देगा। पता नहीं वोट लेने का किस प्रकार का षड्यंत्र करते हैं। और उसने बोल दिया, कहा 1 लाख रुपया गरीब के खाते में पहुंचाऊंगा। अरे 48 लाख लोग हैं, 50 लाख करोड़ का बजट है और 46 करोड़ रुपए का बजट है, उसके लिए 50 लाख करोड़ रुपया बनता है। अरे कहां से देगा ये कहां से देगा? इसकी कैलकुलेशन ठीक नहीं है, झूठ बोलते हैं। अभी मैं राजस्थान के अंदर था, चुनावों के अंदर,
आप सब लोग भी शायद वहां कहीं ना कहीं आपके पास बात आई होगी। जब मैं राजस्थान के चुनाव के अंदर गया तो वहां के लोग मुझे कहने लगे कि चुनाव चल रहा था, ये पिछले चुनाव की बात है कि इन समय के ऊपर राहुल गांधी मंच के ऊपर आया और मंच के ऊपर आकर के कहने लगा कि आप मुझे वोट दें। और मैं किसानों का सारा कर्जा कहा, गिनती गिनी 1 2 3 4 10 तक कहा, 10वें दिन का लाल पेन से लकीर मार दूंगा, सबका कर्जा माफ कर दूंगा। झूठ बोल दिया, बोलने में कोई जोर लग रहा था, कह दिया। परंतु उसका दुष्परिणाम क्या निकला? उसका दुष्परिणाम निकला 4000 राजस्थान के किसानों ने आत्महत्या कर ली। किसी का कर्जा एक भी भाइयों रुपया माफ नहीं हुआ। 4000 किसानों ने आत्महत्या कर ली। 16,500 किसानों की भूमि कुड़क कर दी गई। ये आपके पड़ोस की बात है, राजस्थान की। ये झूठ बोला है। और अब जब ये चुनाव चलता है, इनके पास विजन नहीं है, कोई नीति नहीं है। अरे भाई ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। कहा अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया तो इस देश के संविधान को समाप्त कर देंगे। अरे भाइयों, किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी को 10 वर्ष हो गए हैं। ये देश ये संविधान के अनुरूप चल रहा है। अरे उनको पूछिए जो बात ये बोल रहे हैं, ये जिस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने तो इन 10 वर्षों में, अरे कांग्रेस ने कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को संविधान के अनुरूप चलाया और उस संविधान निर्माता को जो उसके 5 स्थल थे उनको पंचतीर्थ के रूप में विकसित करके उसको सम्मान देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, इस बात को हमने समझना चाहिए कि किस प्रकार की अफवाहें, किस प्रकार का झूठ बोलते हैं। और भाइयों, अब फिर एक और झूठ बोल दिया राहुल गांधी ने। हमें चौकस रहना चाहिए भाइयों। झूठ बोल करके वोट तो ले जाते हैं, और वोट लेकर के फिर गैस का सिलेंडर भी 3 दिन के अंदर देते हैं। ये हालात है, इससे भूले तो नहीं है आप लोग? आपको जानकारी है ना, गर्मी के अंदर भी और बरसात के अंदर भी, सर्दी में भी 3 दिन में गैस का सिलेंडर मिलता था। और अब झूठ बोल दिया राहुल गांधी ने, कहने लगा कि मुझे वोट दो, एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाई इसके पास कौन सा दिन का चिराग है कि वो रगड़ देगा, रगड़ करके कह देगा कि गरीबी खत्म होगी। ये पता नहीं कैसी बातें कर रहा, अपने परिवार की तरफ झांक नहीं रहा। अरे इसकी दादी ने 1970 के दशक में कहा, उसने बोला गरीबी हटाओ का नारा दिया। 55 साल 60 साल उस वयस के अंदर लोग देश के आकर के कि गरीबी हटेगी वोट देते रहे, परंतु गरीबी नहीं हटी। और अपने पिता की तरफ नहीं देखता। इसके पिता ने दिल्ली में बैठ करके कहा राहुल गांधी के कि मैं तो 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं और अली ब्राह्मणान में 15 पैसे पहुंचते हैं। वो 85 पैसे कहाँ चले जाते थे, किसकी जेब में चले जाते थे, कौन से वेलफेयर पे खर्च होने थे, किन की सुविधाओं के ऊपर खर्च होने थे, कौन से विकास कार्यों पे खर्च होने थे, उसकी चिंता नहीं की। और बोलता है कि 1 मिनट में मैं गरीबी को समाप्त कर दूंगा। अरे गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी है। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दे करके भाइयों उसको इलाज कराने के लिए फ्री में, भाइयों उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। और ये लोग बोलते हैं गरीबी हटाएंगे। मैं तो यहाँ के लोगों की भी, जो यहाँ के नेता हैं कांग्रेस के, उनको भी बताना चाहता हूँ। लंबे समय तक वो इस प्रदेश के अंदर सत्ता के अंदर रहे हैं। भाइयों हमारी माताएं इतनी भारी संख्या के अंदर बैठी हैं, मेरे तो ध्यान में है 2-2 किलोमीटर की दूरी से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी घर में लेकर के आती थी। इनको तकलीफ का मालूम था कि वो पानी घर में कैसे आता है, परंतु उसकी चिंता नहीं हुई। अगर चिंता किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी जी ने की है। हर घर के अंदर नल और उसमें स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था इन्हीं 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी ने की है। यह गरीबी के प्रति लड़ाई है। अरे 4 करोड़ माताओं को, बहनों को
मकान बना करके इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं। ये गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई है। और भाइयों, 50 करोड़ लोग ऐसे थे, ये कांग्रेस के लोगों ने उपहास उड़ाया कि जिनको बैंक में जाने का अधिकार नहीं था। आप सबको मालूम है कि अगर गरीब व्यक्ति किसी को बैंक में जाना पड़ जाता था, भाइयों उसको समस्या होती थी बैंक में खाता खुलवाने के लिए, खाता नहीं खुलता था, अपमान सहन करना पड़ता था। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि किसी गरीब को चिंता नहीं है, जीरो बैलेंस के ऊपर जाकर के खाता खुलवा सकता है। 50 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोलने का काम, सम्मान देने का काम इन 10 वर्षों में गरीब व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इस बात को हमने समझना चाहिए। ये सरकार गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई लड़ रही है। और मुझे खुशी है बताते हुए, मोदी जी ने बहनों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी जो बहनें हैं उनको मजबूत करने का काम किया और उन तक पैसा पहुंचाने का काम करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम पिछले 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आगे भी टारगेट लिया है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा आने वाले समय के अंदर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। जब गरीबी के प्रति इतनी मजबूती से लड़ाई लड़ी तो इसका परिणाम ये निकला कि देश की 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, हम देखते थे यही यहाँ के जो नेता थे, 2 रुपए का चेक मुआवजे के नाम के ऊपर किसानों को, 5 रुपए का चेक उपहास करते थे किसान के साथ। मुझे ध्यान में है, अरे 10 वर्ष का हमने इनका रिकॉर्ड खंगाला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, इनका रिकॉर्ड खंगाला। हमारे जेपी दलाल जी बीच में बैठे हैं, कृषि मंत्री है, इनका रिकॉर्ड खंगाला। इन्होंने मात्र अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में 1100 करोड़ रुपया किसान की फसल के मुआवजे का देने का काम किया। परंतु हमारी सरकार ने इन 9.5 वर्षों के अंदर, ये हमारी डबल इंजन की सरकार, भाइयों किसान को 12,500 करोड़ रुपया डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। किसान को मजबूत किया, किसान को सशक्त किया। अरे इस बात को भी हमने समझना चाहिए। इनके समय के अंदर एक समय था, ये 2009-10 से पहले की बात है, किसान को यूरिया का एक थैला 267 का मिलता था, डीएपी का 467 का मिलता था। परंतु कांग्रेस के समय के अंदर उसके रेट बढ़े, अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर रेट बढ़ गए। ये 2013-14 की बात है, 12-13 की बात है। और किसानों को वो यूरिया का थैला तो 700 रुपए का, 800 रुपए का मिलना शुरू हो गया, और डीएपी का खाद का और थैला 1200 रुपए का मिलना शुरू हो गया। अगर ये किसान ही तैसी होते तो उसके ऊपर अंकुश लगाते, किसान के ऊपर दबाव नहीं पड़ना चाहिए था। परंतु आज भी 2022 के अंदर उस यूरिया और डीएपी के भाव फिर दोबारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वो डबल हो गए हैं, और डीएपी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 2403,000 रुपए का थैला मिलता है। परंतु देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक किसान है तेजी बेटा आप लोगों का बैठा है, और उसने तुरंत कैबिनेट की बैठक बुलाई कि मेरे किसान के ऊपर कोई वजन नहीं जाएगा, ये सारा का सारा पैसा मेरी सरकार देगी। और भाइयों, आपको उसी भाव के अंदर चाहे यूरिया है चाहे डीएपी खाद है उसी रेट के अंदर उपलब्ध हो रहा है। भाइयों, उसके रेट बढ़ने नहीं दिए। और ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, इस बात को हमने समझना है। मैं आप लोगों से आज ही आग्रह करने के लिए आया हूं कि आप भाइयों किसी की बात में ना आइए, क्योंकि कांग्रेस की जो नीति है वो ठीक नहीं है, कांग्रेस की नीयत भी ठीक नहीं है। इनके नेतृत्व का तो आज तक पता नहीं है कि कौन नेतृत्व कर रहा है। कभी कोई बोलता है, कभी कोई बोलता है, नेतृत्व का आज तक पता नहीं है। और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की नीति भी सही है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी सही है, भारतीय जनता पार्टी की नीति भी सही है। भाइयों, देश आज भी सबके अंदर चमक रहा है। मुझे गर्व है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। 2014 से पहले हम देखते थे, दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था। आज भारत बोलता है, दुनिया सुनती है। ये तब्दीली अगर आई है इन 10 वर्षों के अंदर आई है।
भाइयों, ऐसे व्यक्ति को मजबूत करना, ऐसे व्यक्ति को मजबूत रखना, ये बड़ौदा की सरदारी की जिम्मेवारी है। रखेंगे ना? प्रधानमंत्री जी पूछेंगे तो क्या कहूँगा? 10 की 10 सीट हरियाणा की मोदी जी की झोली में। हैं? 10 की 10 सीट। क्या कहूँ? 10 की 10 सीट 400 बार। हरियाणा की। अच्छा, मोहनलाल जी का कितना मार्जिन रहेगा ये बताइए? 5 लाख का मार्जिन। 4 तारीख के बाद मोहनलाल बड़ौली को लेकर के इसी ग्राउंड में आऊंगा, लड्डू लेकर आऊंगा। ठीक है ना? है? परंतु गर्मी भी बहुत है। हाँ जी, दुआ देंगे, चिंता न करो आप। 4 तारीख के बाद आज पूरा देश बोल रहा है, एक ही बात बोल रहा है देश कि 2024 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो ये देश नरेंद्र मोदी जी को 400 पार सीटें दे करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाला है। और भाइयों, उस 400 के अंदर मेरी सोनीपत की लोकसभा सीट, ये कमल का फूल, ये 5 लाख के मार्जिन से भाइयों आप लोगों ने संकल्प लिया है जब आकर के नरेंद्र मोदी जी के पास भेजना है। ठीक है, कह दो ना प्रधानमंत्री जी को, कह दो। अगर 5 लाख का संकल्प लिया है और चिंता करने की जरूरत नहीं है। माताएं बैठी हैं, माताएं कह दो प्रधानमंत्री जी को, हाथ खड़ा करके बताइए, बोल दो। कुछ हमारी माताएं पीछे हाथ नहीं खड़ा कर रही, पीछे हाथ नहीं खड़ा कर रही। सभी हाथ खड़ा करके एक संकल्प ले, एक एक वोट डलवाएंगे भी, रिश्तेदारों को भी कहेंगे, मित्र प्यारों को भी फोन पर कहेंगे। अगर मेरी जाने की जरूरत पड़ी तो हम जा करके भी बोलेंगे कि एक एक वोट कमल का बटन दबे और नरेंद्र मोदी जी को ये भारत, ये हमें सशक्त भारत जो उन्होंने संकल्प लिया है कि 2047 में ये विकसित राष्ट्र बनेगा, उस विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमने ये काम करना है। आने वाली पीढ़ियां हमारी सुरक्षित रहे, मजबूत रहे, ये सुरक्षित भारत मिले, मजबूत भारत मिले, इसके लिए हमने काम करना है। और आज गरीब की भी चिंता हो रही है, आज गरीब की सशक्तिकरण की भी बात हो रही है। और भाइयों, अभी हमारे मोहनलाल जी बात कह रहे हैं कानून व्यवस्था की। मैंने अधिकारियों को बुला करके बोल दिया है, मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो भी इस प्रकार के गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भी कड़ी से कड़ी कानून के दायरे के अंदर आकर के आप सजा दे सके, उसको बख्शने की जरूरत नहीं है। और एक बात और कही है कि 4 तारीख तक तो मैं ज्यादा बोलता नहीं क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, परंतु 4 तारीख के बाद भाइयों स्थिति ऐसी कर देंगे कि वो याद रखेंगे कि हमने कहाँ पढ़ा पड़ा था, कहाँ नहीं पढ़ा था। मेरा तो कुछ नहीं है भाई, मैं तो यहाँ पर का हूँ और आज यहाँ से ये नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से खड़ा हुआ हूँ, अमित शाह जी के आशीर्वाद से खड़ा हुआ हूँ, जगत प्रकाश नड्डा जी के आशीर्वाद से खड़ा हुआ हूँ, मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से खड़ा हुआ हूँ। और ये कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना ये मेरी जिम्मेवारी है। मैं बख्शने वाला नहीं हूँ किसी को, कभी बात में कहे मेरे को। भाइयों, मजबूती से आप लोग लगिए, कमल का फूल खिलाइए। अधिकारियों को भी हमने कहा है कि हमारे किसी व्यक्ति को दफ्तर में चक्कर काटने की जरूरत ना पड़े, उसका अगर जायज काम है वो काम करना आपकी ड्यूटी है। अगर वो चक्कर काटेगा और मेरे पास आ गया तो चक्कर उसके कट जाएंगे, अधिकारी के, इनके नहीं कटेंगे। ये स्पष्ट रूप से हमने कहा है। तो भाइयों, एक एक वोट आप कमल के फूल को दीजिए। आपका भाई, आपका बेटा चंडीगढ़ के अंदर है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है।
किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। आप जब मर्जी आकर के मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये मालूम भी है आप इतनी भारी संख्या के अंदर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। अब की बार, अब की बार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अरुणा सिहाग जी भाजपा नेत्री है, हमारी राजस्थान झुंझुनू से आई बहन जी का स्वागत। और सोनिया मोर जो हमारी जिला की महिला मोर्चे के अध्यक्ष है, बड़ी संख्या में महिलाओं को लेकर आई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। नायब सिंह सैनी जी को जय श्री राम। नायब सिंह सैनी जी को जय श्री राम। मोहनलाल जी को जय श्री राम। मोहनलाल जी को जय श्री राम। नायब सिंह सैनी जी को जय श्री